नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th NCERT का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें जो सेकंड बुक है जिसका नाम है वितान, इसे हम पढ़ रहे थे और अब तक हम लोग इस बुक में से जो पहला चैप्टर है जो लता मंगेशकर के बारे में, ठीक है ना, कि जो गायिकाओं में बेजोड़ है लता मंगेशकर, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान की रजत बूंदे, यानी कि राजस्थान की जो मरुस्थलीय धरती है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, या ये कह सकते हैं कि वहाँ मीठे पानी की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार से कुएं का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। और ये कुएं का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं वो पालीवाल ब्राह्मण या मेघवाल जाति, जो कि एक दलित जाति मानी जाती है, उनके द्वारा ये कुएं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो वहाँ पर कैसे, जैसे एक सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसकी कहानी जो है उसके बारे में आपने सुना होगा, उसी तरह राजस्थान के मरुस्थल के अंदर, रेगिस्तानी इलाके के अंदर भी मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए कुइयां बनाई जाती हैं, जो हर दिन 1 या 2 घड़ा पानी इनसे निकाला जा सकता है। तो आज इस विषय के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बुक रीडिंग के साथ साथ आपको एक एक बातें, एक एक चीज यहां समझाता हुआ चलूंगा। अनुपम मिश्र के द्वारा ये लिखा हुआ है। तो देखिए बुक जो है आपकी ये वितान, इसके अंत में जो है राइटर का जो है थोड़ा सा परिचय भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से इसे देख सकते हैं कि इनका जो जन्म है, अनुपम मिश्र जी जो है, इनका जन्म सन 1948 ईस्वी के अंदर वर्धा यानी महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ। और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन इन्होंने किया है, जिनमें से आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की जो रजत बूंदे हैं, ये 2 पुस्तकें जो हैं, जो लेख हैं इनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने मुहिम भी चलाई है। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से ये संबंध रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात आती है कि आज का जैसा समय चल रहा है उसमें कैसे हम अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। आपने कई बार ये बातें सुनी होगी कि आज का जो मनुष्य है वो सिर्फ पाना चाहता है, लेकिन किसी चीज को बचाना नहीं चाहता है या किसी चीज को उत्पन्न करना नहीं चाहता है। आज सब चाहते हैं कि सबको पीने के लिए पानी मिले, लेकिन उस पानी को बचाने की कोशिश कोई नहीं करता है। ज्यादातर जगहों पर देखा जाता है पानी जो है व्यर्थ में ही बहा दिया जाता है, लेकिन वो इलाके जहां पानी की बेहद कमी है वहां कैसे वो अपना जीवन यापन करते होंगे, जरा सोच कर देखो, कल्पना करके देखो कि पानी के बिना हमारा जीवन क्या है, हम कैसे इस संसार में पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। इसलिए पानी को बचाना चाहिए, पानी की सुरक्षा करनी चाहिए और व्यर्थ में पानी को बहाना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो अनुपम मिश्र जी हैं, इन्होंने पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं। तो चलिए देखते हैं अपन राजस्थान की रजत बूंदे। पसीने में तरबतर चेलवांजी। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई चेलवांजी कौन है, तो चेलवांजी का मतलब होता है कि जो कुएं का निर्माण करने वाला, जैसे कुआं आपने सुना होगा, ऐसी कुएं जो होती है उसका व्यास जो होता है वो सकरा होता है, ठीक है ना, लेकिन वो गहराई में कुएं से कम नहीं होती, गहराई में कुएं के लगभग बराबर होती है। लेकिन कुआं क्या होता है, चौड़ा होता है, लेकिन कुएं क्या होती है, सकरी होती है। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कुआं और कुएं में क्या अंतर है, तो कुएं का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चेलवांजी कहा जाता है। और वो चेलवांजी क्या करते हैं, जो ये रेगिस्तानी बालू मिट्टी होती है, आप जानते हो कि वो मिट्टी जो है कितनी जल्दी धंस सकती है, तो उनके जीवन के लिए भी खतरा होती है, लेकिन वो उकड़ू बैठ करके थोड़ी थोड़ी रोजाना खुदाई करते हैं। जब वो जितना एरिया खुद जाता है फिर उसके ऊपर ईंटों से क्या कर देते हैं, चिनाई कर देते हैं, फिर थोड़ा और नीचे जाके फिर खुदाई करते हैं। तो वो रोजाना थोड़ी थोड़ी उसमें खुदाई करके और कैसे चिनाई करते हुए एक कुएं का निर्माण करते हैं। तो आपसे समझ में आ गया चेलवांजी किसको कहते हैं, कुएं का निर्माण करने वाले। तो पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं।
कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते जाएंगे तो वहाँ क्या बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। अब गर्मी को दूर कैसे किया जाता है कि जो ऊपर लोग बैठे होते हैं वो मुट्ठी भर के रेत जो होती है उसको वहाँ नीचे फेंकते हैं, ताकि उसके साथ साथ ऊपर की जो ठंडी हवा है वो भी उनके सामने जा सके। अब नीचे जो चेलवांजी बैठा हुआ है वो उससे कैसे बचे, तो वहाँ उसके पास भी एक पतीला टाइप में एक वो होता है जिसको वो ऐसे टोप की तरह उसको ओढ़ लेता है ताकि वो उसके ऊपर ना आए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुई का जो व्यास है, घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू यानी उकड़ू बैठ करके, उखरू यानी उकड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, यानी केवल इतनी सी दूरी मिलती है और वो उकड़ू बैठा हुआ है, तो उसको कैसे कैसे खोदता होगा, वो धीरे धीरे कैसे कुई का निर्माण करता होगा। तो इतनी जो सकरी जगह है उसमें खोदने का काम जो है वो कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। भाई छोटी जगह तो जोर जोर से अपन यूं खोद सकते हैं, लेकिन उसमें तो बैठने की जगह बहुत कम है, बहुत सकरी कुई का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई जो होती है या तो बसोली से होती है। अब बसोली जो है एक छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। भाई फावड़ा आप जानते हो ना, उसी के तरह से एक बसोली होती है, उसी आकार की होती है, लेकिन वो छोटा होता है। उसको यूं यूं करके धीरे धीरे उससे खुदाई करते हैं जैसे हाथ चल सके। तो आप ये एज इट इज वर्ड ध्यान रख सकते हो। बसोली क्या होती है, छोटी डंडे का छोटे फावड़े जैसा एक औजार होता है। नुकीला फल लोहे का होता है और हत्ता जो होता है उसका लकड़ी का होता है, ठीक है ना। तो फावड़े का ही छोटा रूप समझ लो आप। तो ये समझ में आ गया। अब इस पैराग्राफ में प्रश्न क्या बना है आपके सामने कि भाई चेलवांजी कौन है, चेलवांजी किसे कहते हैं और वो कुई का निर्माण कैसे करते हैं। तो भाई चेलवांजी कौन है, कुई को बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, चेलवांजी कहते हैं। और वो कुई बनाते समय उकड़ू बैठकर के जो है खुदाई करते हैं। और जब वो 30-35 हाथ उनकी कुई जैसे खुदाई हो गई तो फिर गर्मी बढ़ने लगती है, तो ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं ऊपर की रेत जो है थोड़ा फेंकते हैं ताकि ऊपर से जो ठंडी हवा है वहां तक पहुंच सके, ठीक है। और इतनी सकरी जगह पर वो कैसे खुदाई करे, तो वो वहां पर कुल्हाड़ी से या फावड़े से खुदाई नहीं होती, बल्कि एक छोटी बसोली जो होती है उसके से खुदाई होती है। कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की जो ताजी हवा है नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम को घोटने वाला जो गर्म हवा है वो ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन जो है वो टोपी की तरह उसको क्या कर लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, ताकि वो मिट्टी से उनके कणों से वो बच सके। तो देखिए ये सेकंड जो पेज अभी आप लोगों ने देखा, तो इसके अंदर ये देखिए कितनी सकरी से कुई बनती जा रही है। तो वो थोड़ी सी कुई जैसे बनती है, फिर उसको ईंटों से क्या कर देते हैं, चिनाई कर देते हैं, फिर वो थोड़ा नीचे और खुदाई करते हैं, फिर बाकी हिस्से के ऊपर दोबारा फिर चिनाई कर देते हैं ईंटों से, ठीक है। तो इस तरह से रोजाना जो है नीचे वो चले जाते हैं। तो देखिए नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के पास मलबा जमा हो गया। भाई नीचे खुदाई करेगा, मिट्टी इकट्ठी होगी। अब मिट्टी को खींचने के लिए ऊपर से छोटी बाल्टी, छोटी जो डोली होती है उसके सहारे उसको नीचे भेजा जाता है, रस्सी के सहारे उसमें वो मिट्टी भर देता है और वो मिट्टी क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो आपको ये बताना इस चैप्टर का उद्देश्य है कि पानी की कितनी बड़ी कीमत है। जिन इलाकों में पानी नहीं होता है वहाँ लोग पानी को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कठिनाई से पानी की बूंदें प्राप्त होती है वहाँ पर। तो नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं।
टोप इनसे भी चेलवान जी का सिर बचाएगा। जो तो उसने टोपा ओढ़ रखा है उससे वो बचेगा, ठीक है। चेलवान जी यानी चेजारो। अब चेजारो पूछ ले आपसे तो चेजारो मतलब चेजा करने वाले। चेजा का मतलब होता है बच्चों ये जो निर्माण करने का जो काम होता है, जैसे आप मकान बनाते हो, ठीक है ना, या आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो उसको लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में चेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चेजा बोलते हैं। और उस चेजे का जो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? चेजारो। क्या बोलते हैं उसको? चेजारो। समझ में है ना। तो यहाँ तो अपन इंग्लिश में बोल देते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, लेकिन वहां पर क्या चल रहा है भाई? चेजा चल रहा है। चेजा मतलब कुछ नया निर्माण हो रहा है, तो उस चेजा का जो काम करने वाला लोग है वो क्या कहलाएगा? चेजारो। अपने यहाँ पर क्या बोलते थे? मिस्त्री। तो वो चेजारो, ठीक है। चेलवान जी यानी चेजारो, कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। तो आपसे पूछा जाएगा भाई चेलवान जी या चेजारो किसे कहते हैं? तो कुई का निर्माण करने वाले और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले जो कुशल दक्षतम लोग होते हैं उनको चेलवान जी या चेजारो कहते हैं। ये काम चेजा कहलाता है। और वो जो काम करते हैं वो काम क्या कहलाता है? चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुरलिंग है, ये अंतर आ रहा है। कुई और कुएं में क्या अंतर है, ठीक है। तो कुई और कुएं में अंतर है कि जो कुआं होता है उसका व्यास जो होता है वो अधिक होता है और कुई का जो व्यास होता है वो कम होता है, वो संकरा होता है। कुआं पुरलिंग है, कुई स्त्रीलिंग है। इसी टाइप के उत्तर देने अपन को, इसमें कुछ ज़्यादा अपन को सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है ये वाली बुक, बहुत आसान है ये, ठीक है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुरलिंग है, कुई स्त्रीलिंग है। ये छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुई की कहीं से भी कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की जो गहराई है कुछ कम ज़्यादा होती रहती है। कहीं पर कुई की गहराई कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। भाई कम गहराई पर पानी निकल जाता है तो कम होगी। अब इसका भी कारण बताएंगे कि वहाँ पर एक विशेष जल पट्टी होती है, ठीक है। तो वो जल पट्टी क्या होती है उसके बारे में वर्णन आएगा कि जो बाड़मेर, चूरू और ये इलाके जो होते हैं जैसलमेर वाले, तो वहाँ पर मिट्टी की रेत के नीचे नीचे एक खड़िया पट्टी होती है। पट्टी होती है खड़िया पत्थर की। तो बारिश का जो पानी होता है वो जब बरसता है तो उस पट्टी से नीचे नहीं जा पाता है। तो वो नीचे नहीं जा पाता तो ऊपर ही ऊपर रहता है, तो वो पानी मीठा पानी होता है। तो उस खारे पानी वाले एरिया के अंदर भी मीठे पानी को कैसे ये लोग प्राप्त करते हैं? कुइया बनाकर। इस चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए भाई, कुई एक और अर्थ में भी कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं जो होता है भूजल को पाने के लिए बनता है, यानी कि जो कुआं बनाया जाता है वो भूमि के अंदर जो पानी होता है उसे निकालने के लिए बनाया जाता है। पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती है जैसे कुआं जुड़ता है। लेकिन जो कुई बनाई जाती है वो भूमि के जल को निकालने के लिए नहीं बनाई जाती है। उसका निर्माण उस खड़िया पट्टी से ऊपर का जो पानी है उसे पाने के लिए बनाई जाती है। तो देखिए पानी के प्रकार भी पूछा जाएंगे कि ये जो पानी होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जैसे रेजानी पानी होता है, पालर पानी होता है और पाताल पानी होता है। तो जो कुएं का निर्माण होता है वो पाताल पानी को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। पाताल पानी, ठीक है ना, बिल्कुल भूमि का जल जो प्राप्त है। एक होता है पालर पानी, यानी बरसात का जो पानी तालाब में, नदियों के अंदर जो इकट्ठा होता है उसको पालर पानी बोलते हैं। और एक होता है रेजानी पानी। एक कौन सा होता है? रेजानी पानी। रेजानी पानी का मतलब होता है वह पानी जो उस खड़िया पट्टी के ऊपर पाया जाता है, जो मीठा पानी होता है, ठीक है ना। तो वो रेजानी पानी। तो तीन तरह के पानी होते हैं। तो ये भी आपसे पूछेंगे कि भाई ये जो पानी है कितने प्रकार के हैं? तो तीन तरह के पानी है, ऐसा आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों आगे। पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, यानी जो कुई है वो बारिश के पानी को बड़े ही विचित्र ढंग से अपने अंदर इकट्ठा करती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, ऐसे समय में भी पानी को सुरक्षित रखती है जब वहाँ बारिश नहीं होती है। यानी कुई में न तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल में। यह तो न इति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। न इति ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना तो ये पानी जो है सतह पर बहने वाला पानी है और ना ही ये भूमि के अंदर वाला पानी है।
ठीक है। तो फिर ये पानी कौन सा है, आगे सुनिए भाई। मरुस्थल में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह का मतलब होता है जिसकी था, जिसकी गहराई, जिसका विस्तार पता ना किया जा सके, अथाह, ठीक है ना। तो मरुस्थल ये जो भूमि है वहां पर रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। अगर भाई मरुस्थलीय इलाके के अंदर से कितनी भी बारिश हो तो बारिश का जो पानी है वो रेत में क्या हो जाएगा, समा जाएगा, रेत में रुक ही नहीं सकता वो पानी। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे, अब ये ध्यान रख लेना कि उस मरुस्थलीय प्रदेश में कितना भी पानी बरसे वो सब रेत के अंदर समा सकता है, लेकिन वहां पर कुछ जगहों पर 15-10, ठीक है ना, 10-15 हाथ से लेकर और 50-60 हाथ के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है, ठीक है। खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है, कहाँ कहाँ चलती है ये बीकानेर में होती है, बाड़मेर में, ठीक है, जैसलमेर के अंदर ये जो इलाका होता है वहां पर ये खड़िया पट्टी पाई जाती है। 10-15 हाथ से लेकर के 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से क्या होती है, ये दिखाई नहीं देती। भाई ऊपर तो सब रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, तो ये ऊपर से दिखती नहीं है, पर ये जहां भी होती है इसका विस्तार काफी अधिक होता है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। भाई ऐसे जो इलाके होते हैं वहां कुएं बनाए जाते हैं, तो जब कुएं बनाए जाते हैं तो जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो वहां मिट्टी के अंदर जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उससे ये मालूम चल जाता है कि यहाँ खड़िया पट्टी है, ठीक है ना। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है भाई, लेकिन ये पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है। जब कुओं के अंदर जो पानी होता है वो करें 150-200 हाथ की गहराई पर जो कुआं खोदा जाता है तो वो पानी निकल जाता है, लेकिन वो पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है। कैसा पानी होता है, वो खारा पानी होता है, निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो मरुस्थलीय इलाका है वहां पर खड़िया पट्टी को खोजने का काम कैसे होता है, तो वहां पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुभव चला रहा है, बुजुर्गों का जो अनुभव है वो काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जिस इलाके में खड़िया पट्टी है इस बात का पता कैसे चलता है, तो इस बात का पता ऐसे चलता है बच्चों कि वहाँ पीढ़ियों का जो उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनसे पता चलता है कि जब बारिश होती है और बारिश का जो पानी एकदम रेत में धंसे नहीं, एकदम से रेत उस पानी को सोखे ना, तो समझ जाते हैं कि भाई इस एरिया के अंदर खड़िया पट्टी मौजूद है। और फिर क्या है, बस वहाँ कुएं का क्या करा जाता है, निर्माण किया जाता है। ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल भूमि के जल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर से पानी जब बरसता है, अब देखिए रेत के जो कण होते हैं ना, रेत के कण चाहे कितने भी गीले हो जाएं लेकिन वो आपस में चिपकते नहीं हैं। लेकिन जो काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है या चिकनी मिट्टी अपन बोलते हैं, उन मिट्टियों को जब गीला करते हैं तो वो एकदम से क्या हो जाते हैं, चिकट जाते हैं। और यही कारण है कि जब वो बरसात जाती है, रुक जाती है और फिर धूप निकलती है तो वो मिट्टी जो है सूख जाती है और वो जगह जगह फटने लग जाती है। लेकिन जो रेत होती है वो कभी भी ऐसा नहीं होती है, क्योंकि उसके कण जो हैं आपस में चिपकते नहीं है। और जो चीज आपस में जुड़े ही नहीं, चिपके ही नहीं, तो वो अलग कैसे होंगे। तो रेत के अंदर जब पानी बरसता है तो पानी जो है उस रेत के अंदर नीचे चला जाता है, किंतु नीचे क्या हो रही है, खड़िया पट्टी होती है। उस खड़िया पट्टी की वजह से वो पानी नीचे जो भूमि का जल होता है, पाताल होता है, वहां तक वो पानी नहीं पहुंच पाता है। उस खड़िया पट्टी से ऊपर का जो पानी वो नमी के रूप में क्या होता है, मौजूद होता है। और वही पानी जो है एकदम मीठा पानी होता है। और उसी पानी को प्राप्त करने के लिए क्या बनाई जाती है, कुइयां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, कुइयां बनाई जाती हैं। समझ बैठी बात।
अब सुन लो वापिस से कि यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। भाई गर्मी पड़ेगी तो ये नमी जो है भाप बनकर उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता, दयालुता काम आती है। रेत के कण जो होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। वे किसी अन्य स्थान पर मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव नहीं है, जहाँ पर आपस में जुड़ नहीं रहे, भाई जो मिट्टी के कण हैं वो आपस में जुड़े ही नहीं, तो फिर अलगाव भी नहीं होता, वो अलग भी नहीं होते। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट मिट्टी होती है, काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। और धरती की जो संचित नमी है, धरती के अंदर जो नमी इकट्ठी हुई है, एकत्रित हुई है, इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। बिखरे रहने में क्या होता है? संगठन है। मरुस्थलीय भूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यानी कि रेत के कण जो होते हैं वो बड़े बारीक होते हैं और एक दूसरे से क्या नहीं होते? वो चिपकते नहीं है। एक दूसरे से क्या नहीं होते? वो चिपकते नहीं है। और जब चिपकते नहीं है तो फिर अलग होने का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, यानी कि यहाँ की मिट्टी में आपस में लगाव नहीं, मतलब जुड़ते नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण जो है थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया हुआ वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। तो देखिए मरुस्थलीय भूमि के अंदर जो मीठा पानी है उसकी रक्षा कैसे होती है? ऊपर तो रेत के कण होते हैं जिसकी वजह से वो पानी जो है भाप बनकर उड़ नहीं पाता है, और नीचे क्या होती है? खड़िया पत्थर की वो पट्टी होती है जिसकी वजह से भूजल में मिलने से उस पानी को वो बचाती है। ठीक है ना, इस तरह से वो पानी जो है जमीन के यानी कि सतह से नीचे होता है लेकिन भूजल से ऊपर होता है, जिसे हम रेजानी पानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेजानी पानी। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती हैं। बूंद बूंद रिसती हैं और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी ये प्राप्त होता है, और इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। उस मरुस्थलीय भूमि में उस मीठे पानी को, उस अमृत जैसे मीठे पानी को पाने के लिए खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। अब देखो ये चित्र दिया गया है कि खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी कैसे निकाला जाता है। तो कुएं बना रखी है, उसके ऊपर से ये फोटो लिख रखी है, तो ये बिल्कुल सकरा आकार है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अपनी अपनी बुक के अंदर भी आप ये चीज देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए आगे, विकसित किया गया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। अब ये पानी के प्रकार आ रहे हैं कि पानी कितने प्रकार का होता है। तो पानी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। एक पानी जो होता है रेजानी पानी होता है। कौन सा पानी होता है बच्चों? रेजानी पानी। एक कौन सा होता है? पाताल पानी। एक होता है पालर पानी। 3 तरह के पानी होते हैं, ठीक है ना। पहला रूप है पालर पानी। तो आपका मतलब पता होना चाहिए, पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। पालर पानी वह पानी होता है जो सीधे बरसात से प्राप्त होता है, जो नदी, तालाब, जोहड़, ठीक है ना, बावड़ी इत्यादि के अंदर इकट्ठा हो जाता है।
ठीक है। ये धरातल पर बहता है, इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। आदि का मतलब ये है कि ये जो पानी है तालाब में मिलेगा, नदी में मिलेगा, जोहड़ में मिलेगा, बावड़ियों में मिलेगा। लोग अपने अपने छतों के ऊपर टांके बना लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टंकियाँ बना लेते हैं जिसमें पानी का जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा होता रहता है, या फिर एक पाइप के माध्यम से नीचे रिस रिस करके इकट्ठा होता रहता है। तो ये बाड़मेर हुआ, ठीक है ना, आपके जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत आती है, ठीक है। तो इन वहाँ पर पानी को रोकने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लोग अलग अलग तरह से उपाय करते हैं। तो ये जो पालर पानी है, इसका क्या मतलब है आपको मालूम होना चाहिए कि पालर पानी वह पानी जो सीधे बरसात से प्राप्त करते हैं, इसे नदी तालाब जोहड़ इत्यादि के अंदर इसको रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। दूसरा रूप कौन सा है? पाताल पानी। ये वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है, सीधे पाताल से, कुओं के माध्यम से इस पानी को निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी तीसरा रूप है रेजानी पानी, ठीक है ना। ये रेजानी पानी क्या है? सतह से नीचे और भूजल से ऊपर खड़िया पट्टी जो है, उस खड़िया पट्टी से ऊपर का जो मीठा अमृत जैसा पानी होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेजानी पानी के नाम से जानते हैं। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी पानी है। धरातल से नीचे लेकिन भूजल से वो पानी नहीं मिला, उसे क्या कहते हैं? रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मरुस्थलीय जो भूमि है वहाँ पर बरसात कितनी हुई है, बारिश कितनी हुई है, यह मात्रा जानने के लिए इंच या सेंटीमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रेजा शब्द का उपयोग होता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं बल्कि धरातल में समाई वर्षा को नापता है। भाई सामान्य तौर पर जो वर्षा का मापन होता है वो धरातल के ऊपर कितनी सेंटीमीटर कितनी इंच बारिश हुई ये नापता है, लेकिन मरुस्थलीय इलाके के अंदर वर्षा के पानी को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। और ये जो रेजा शब्द है ये धरातल के ऊपर के पानी की मात्रा को नहीं नापता बल्कि कितनी नमी मौजूद है धरती में, उस इलाके में कितनी नमी मौजूद है, इस बात को वो नापता है। और वो क्या शब्द है? रेजा। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। 5 अंगुल का मतलब है कि ये जो 5 अंगुलियां जो होती हैं, जैसे अपन यूं नापते हैं, ठीक है, तो ये 5 अंगुलियां जो होती हैं उसके अंगुल बोलेंगे। तो 5 अंगुल बराबर अगर ये आ जाए पानी तो उस दिन की जो बारिश की मात्रा है वो कितनी होगी? 5 रेजा। कितनी हो गई? 5 अंगुल रेजा कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई रेजानी पानी जो है वो पाताल पानी से, भूजल पानी से क्यों नहीं मिल पाता है? तो उसका मुख्य कारण है वहाँ उस इलाके में पाई जाने वाली खड़िया पट्टी जो उस बारिश के पानी को, वर्षा के पानी को भूजल में जाने से रोकती है, ठीक है ना। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना जो विशिष्ट रूप है, अपना जो विशेष रूप है उसे खो देता है। यदि किसी जगह पर भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं सी जगह पर खड़िया पट्टी नहीं है तो वो जो बारिश का पानी होता है वो भूजल में मिल जाएगा और वो पाताल पानी जो है वो खारा हो गया वो भी, इसलिए रेजानी पानी भी उसके अंदर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, खारा पानी हो जाएगा वो भी। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुइयाँ बनाना सचमुच में एक विशिष्ट कला है। इस अमृत जैसे मीठे पानी को बचाने के लिए या इसे पाने के लिए उस मरुस्थलीय इलाके के अंदर किसका निर्माण किया जाता है? कुएं का निर्माण किया जाता है। और ये जो कुएं का निर्माण किया जाता है ये भी एक विशेष काम होता है, बहुत विशेष कार्य होता है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। यानी 4-5 हाथ के व्यास की,
4-5 हाथ के व्यास की, यानी कि 4-5 हाथ के, जैसे एक हाथ इतना सा होता है, तो ये 4-5 हाथ के बराबर की जो व्यास को ध्यान में रख करके कुई को बनाते हैं। ठीक है, उतारने वाले चेजारे कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम, चिनाई करने का काम क्या कहलाता है? चेजा। ठीक है, चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो जो चेजारो होता है, चेलवांजी होता है, जो कुई को बनाने वाला व्यक्ति है, उसके प्राण ले सकती है, क्योंकि मिट्टी एकदम से धसेगी नीचे और वो अंदर दब के ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति उसके साथ हो सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, हर दिन क्या होता है? थोड़ी थोड़ी कुई को खोदा जाता है, डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी जो है वो भसके या धसे नहीं, जो मिट्टी है वो अंदर की ओर धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है, यानी 20-25 हाथ की गहराई पर जब अंदर चले जाते हैं तो नीचे क्या होती जाती है? गर्मी बढ़ती जाती है। मैंने शुरुआत में भी आपको बता चुका हूँ। और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है, और मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को थोड़ी सी राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। जी हाँ, वहाँ पर एक रस्सा बनाया जाता है, और वो रस्सा जो है वहाँ पर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास होती है, रेशेदार घास होती है, उससे वो रस्सा बनाया जाता है, और उस रस्से से जो है उस कुई के चारों तरफ की जो मिट्टी है उसको रोका जाता है। मतलब जहाँ पर चिनाई नहीं हो सकती, जहाँ पर ईंटों की चिनाई नहीं हो सकती, वहाँ पर ये काम किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं? रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खींप, एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, खींप की घास होती है। ठीक है ना, और उसके जो रेशे होते हैं उससे क्या बनाई जाती है? रस्सी बनाई जाती है, और उन रस्सियों को आपस में जोड़कर एक मोटा सा क्या बना दिया जाता है? रस्सा बना दिया जाता है। ठीक है, पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं, और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा, 3 अंगुली मोटा, इतना मोटा जो है एक रस्से का क्या बनाते हैं? निर्माण करते हैं। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं, और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तले पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, यानी जो रस्सा है वो लगाया जाता है। आगे जो ये तस्वीर दे रखी है इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से एक खींप की घास होती है, उससे एक मोटा रस्सा बना लिया जाता है करीब 3 अंगुल मोटा। और जब पहले दिन की खुदाई होती है तो उस खुदाई वाले स्थान पर पहले रस्से को लगा दिया जाता है, फिर दोबारा और खुदाई करते हैं। ठीक है ना, तो फिर ऊपर वाला जो रस्सा है उसको नीचे सरका देते हैं, वहाँ पर दूसरा और रस्से को क्या कर देते हैं? उसके चारों तरफ घुमा देते हैं। ठीक है, इसके तले पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है, और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। यानी कि पहले दिन जो कुई खोदी जाती है वहाँ रस्सा बनाया जाता है, फिर अगले दिन खोदी जाती है, तो अगले दिन जब खोदी जाती है तो उस रस्से को नीचे सरका दिया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा घेरा लगाया जाता है। इस तरह रोजाना वहाँ पर अलग अलग तरह से वो उसको बांटा जाता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है।
ऊपर छोटी दीवार में अब एक नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली जो होती है, रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए, रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। बीच बीच में क्या होती रहती है, वहाँ पर चिनाई भी करते जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ अभी हम लोगों ने जो बातें करी, अंडरलाइन कर लीजिए, पेज नंबर 15 है ये, और यहाँ ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसे हम लोग शुरू करेंगे। अब यहाँ तक बात ये हुई है कि चेलवांजी क्या है, कुई और कुएं के अंदर अंतर क्या है। चेलवांजी जब कुई का निर्माण करते हैं तो उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग समझ गए होंगे कि भाई जो कुई निर्माण करने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, चेलवांजी कहते हैं या चेजारो कहते हैं, ठीक है। और ये जो काम होता है वो किसे क्या कहते हैं, चेजा कहते हैं। और 3 तरह का पानी यहाँ मिलता है, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। समझ में है ना, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। तो जो रेजानी पानी है वो धरातल से नीचे और भूजल से ऊपर जो खड़िया पट्टी होती है उसके ऊपर का जो पानी होता है उसे पाने के लिए वहां पर विशेष प्रकार की कुइयों का निर्माण किया जाता है। वहां खारे पानी मिलता है, लेकिन कुइयों के अंदर कैसा पानी मिलता है, मीठा पानी मिलता है। समझ में आई ना। तो आप लोगों को यहाँ तक जितनी भी बातें बताई हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी बच्चों। उम्मीद है कि ये जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बाकी की जितनी भी बातें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पानी का क्या महत्व है और वो लोग किस तरह से कुएं को बनाते हैं, उनकी क्या क्या परंपराएं होती है, कुएं का निर्माण करने के बाद किस तरह उत्सव का माहौल होता है और चेलवांजी को क्या क्या उपहार के रूप में दिया जाता है और कैसे उसका ध्यान रखा जाता है। इन सभी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।